हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है विरुद्ध दुबे। दोस्तों, मैं आज जिस विषय पर आपसे चर्चा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हूँ वो नए यूपीएससी एस्पिरेंट और जो कि सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। हम सब जानते हैं कि यूपीएससी के प्रिपरेशन में कुछ सब्जेक्ट जो कि नामी गिरामी हैं उनको हम सब लोग पढ़ते हैं। इतिहास, भूगोल, है ना, पॉलिटी रहता है, राज्य व्यवस्था जिसको आप कहते हैं, अर्थशास्त्र आप पढ़ते हैं, अर्थव्यवस्था जिसको आप कहते हैं, अर्थशास्त्र नहीं अर्थव्यवस्था, माफ़ कीजिएगा, अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं, राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं और भी तमाम सारे विषय। अब इतिहास को लेकर के इन सब में माना जाता है कि सबसे ज़्यादा जो फैक्चुअल चीज़ें आपको इसमें मिलती हैं वो यहाँ पर आपको, ऐसा लोगों का मानना है। लोगों को लगता है कि इतिहास में जैसे ज्योग्राफी है, करंट के साथ अपडेट करके हम उसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका पॉलिटी है तो उसको भी आप करंट के साथ अपडेट करके पढ़ लेते हैं। इकोनॉमी है तो उसको भी करंट के साथ अपडेट करके पढ़ लेते हैं। तो वो रियल लाइफ, वास्तविक लाइफ जो आज की है उसके साथ जुड़ती हुई समझ में आती है। लेकिन इतिहास को लेकर के यहाँ पर कुछ लोगों को थोड़ी सी बोरियत महसूस होती है। तो मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि यूपीएससी की तैयारी और इतिहास का कनेक्शन जो है वो किस तरीके का है और ये तैयारी हमें कैसे करनी चाहिए कि आप बहुत सुकून के साथ कर लें। देखिए, वैसे अगर हम सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो सही बात है कि इतिहास में करंट का जो है बहुत बड़ा योगदान नहीं है, यदा कदा आपको मिल जाता है। जैसे आज कल के समय में आप देख रहे होंगे कि बोधगया मंदिर जो है, बोधगया जो मंदिर है वो अक्सर आपको चर्चा में सुनने को मिल जा रहा है। या बुद्धिज़्म को लेकर के, बौद्ध धर्म को लेकर के कई सारे विषय आपको चर्चा में लगातार दिख जा रहे होंगे। तो यहाँ से आपको अपडेशंस तो मिल जाते हैं, लेकिन बाकी की चीज़ों का क्या करें। इतिहास के सिलेबस को अगर आप देखोगे तो निस्संदेह करंट का उपयोगिता हमको बहुत कम मिलती है। लेकिन मैं कहूँ कि ऐसा बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है। कुछ ना कुछ लूप जो है आप इतिहास का हर जगह जुड़ता हुआ पाते हैं। इसलिए इतिहास को आप बहुत चेतन अवस्था में पढ़ें तो यूपीएससी में आपको बहुत फायदेमंद रहेगा, बहुत ज़्यादा। जैसे वर्तमान में जैसे हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, आज जो हमारी अर्थव्यवस्था की नीड है, आधुनिक अर्थव्यवस्था की जो नीड है, इसके सोर्सेज की जो जड़ है, इसके बारे में जो कुछ भी आपको पढ़ना है यार, वो है तो इतिहास ही ना। वो सब क्या है, वो इतिहास है। जैसे जब कभी भी आप इतिहास में पढ़ते हैं तो इकोनॉमी की चीज़ें ही पढ़ रहे होते हैं, राज्य व्यवस्था की चीज़ें यानी कि पॉलिटी की चीज़ें ही पढ़ रहे होते हैं। उस समय की, जैसे आज के समय की चीज़ पढ़ रहे होते हैं, वो होती उस समय की। जैसे मान लेते हैं कि आप आज़ादी के बाद का भारत पढ़ रहे हैं, आज़ादी के बाद भारत, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस अगर आप पढ़ रहे हैं, तो यार वहाँ पे इकोनॉमिकल डेवलपमेंट्स किस तरीके से किए गए, उसी के अकॉर्डिंग ही तो आज का हमारा जो इकोनॉमी है और इकोनॉमी पॉलिसीज़ जो हैं वो कहीं ना कहीं अपडेट होती हुई नज़र आती हैं। वो रूट अगर नहीं समझ में आएगा, आज भी हम उसमें बैंकिंग प्रणाली को समझने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। आज भी हम समझने का प्रयास करते हैं कि वहाँ पर किस प्रकार से पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की गई थी और उनके उद्देश्य क्या थे। भले ही अब आगे उसका आधुनिक इतिहास, आधुनिक जो भाग है वो नीति आयोग के तौर पर आपको दिखता हो, तो रूढ़ियाँ आपको वहीं मिलेंगी, जड़ें आपको वहाँ से इसकी मिलेंगी। तो इतिहास को हमें कैसे पढ़ना है, यूपीएससी की तैयारी के दौरान हमें इतिहास को पढ़ना कैसे है, किस तरह से समझना है। इतिहास को आप एक वास्तविकता के साथ पढ़ें, एक अनुभव के साथ पढ़ें, उसे जीने का प्रयास करें, उसमें घुलने का प्रयास करें। अगर आप इसे बाहरी तत्व मान करके छोड़ देंगे, अगर आप इसे ये भार महसूस करते हुए छोड़ के रखेंगे, तो ये कहीं ना कहीं आपको इन सब चीज़ों को जब आप पढ़ रहे होंगे ना, तो आपको हल्का हल्का सा एहसास कराता रहेगा। हर जगह ये इतिहास आपको अपने प्रेजेंस की महसूस जो है वो कराता रहेगा। इससे आपको अर्थव्यवस्था में टीचर जो हो सकता है एक दो एग्जाम्पल भी देते मिल ही जाए आपको। ये हो सकता है आपने ये हिस्ट्री में पढ़ा हो, अब आप कहेंगे यार हिस्ट्री में तो हमने स्किप कर दिया, तो हिस्ट्री तो हमने पढ़ा ही नहीं, हमें तो लगा इकॉनमी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
पॉलिटी में आपको बताया जाएगा तो वो हो सकता है वहाँ पे टीचर आपको कहते हैं कि यार ये हो सकता है कि इसका बैकग्राउंड आप हिस्ट्री जो है इसकी जानते हो, ये वाला एक्ट आने की ज़रूरत क्या थी, हम लोग यहाँ पर ये एक्ट पढ़ रहे हैं लेकिन इसकी बैकग्राउंड आपको थोड़ी सी हिस्ट्री से पढ़नी पड़ेगी। तो आपको ध्यान आएगा अरे यार हिस्ट्री से पढ़ना चाहिए था, ये तो बात सही है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इससे बहुत सारे सब्जेक्ट इंटरकनेक्टेड हैं। जैसे करंट के इश्यूज में जैसे IR की बात करें, जैसे आजकल आप देखते हो कि नेपाल की बात कर लो, ठीक है, आप जो है म्यांमार की बात करते हैं, आप चलो ये ठीक है यूरोपियन कंट्री एशियन कंट्रीज की बात ना करके हम यूरोपियन कंट्रीज की तरफ चले जाएं, तो यूरोप में आप आज के समय में इंग्लैंड की बात कर रहे हैं। इसके अलावा मिडिल ईस्ट की बात कर लीजिए, मिडिल ईस्ट की बात कर लीजिए, तो आज के समय में जो इतिहास जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं IR में, जो कुछ भी आज पढ़ रहे हैं आप, वो सब इतिहास के कारण है। सबका अपना एक इतिहास है, हर चीज का, है कि नहीं है? आप देखिए, ध्यान से देखिए, आज के समय में मिडिल ईस्ट में अगर आप देखेंगे तो ट्रेड रूट्स को लेकर के बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। क्यों आ रही हैं? इतिहास से आ रही हैं। और कई बार इतिहास दोहराता हुआ नजर आएगा। जैसे ट्रेड रूट में आप देखेंगे आजकल जो है वो लाल सागर, रेड सी जो है वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो रेड सी जो है वो आपको देखने को मिलेगा कि वहां पर कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं बहुत ज्यादा। तो आज से नहीं चल रहे हैं, आप देखेंगे कि मध्यकालीन भारत में भी आपको देखने को मिलेगा। मध्यकालीन भारत का वो हिस्सा जो आधुनिक इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं, वहां पर आपको देखने को मिलेगा यूरोपियन के आगमन साउथ से क्यों हुए। दक्षिण भारत से आप देखते हैं कि जो नए जो जलमार्ग खोजने का प्रयास किया गया वो क्यों किया गया, क्योंकि इधर मिडिल ईस्ट से लेकर के एशिया और यूरोप को कनेक्ट करने का जो मार्ग हुआ करता था उसको बाधित कर दिया गया था कुस्तुनतुनिया के कैप्चरिंग के बाद। तो हमें नए रूट की प्रयास करे जाने शुरू कर दिए गए। आज यमन में वही चीज़ें हो रही हैं, आज अमेरिका को वही प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इतिहास में जाकर के खंगालेंगे तो आपको मिलेगा वही चीज़, वही मिलेगा और कोई दूसरा थोड़ी मिल जाएगा। म्यांमार में आज परेशानी आ रही है, ठीक है, म्यांमार है, यहाँ पर आज आपको लोकतंत्र समाप्त होकर के वहाँ पर सैन्य शासन देखने को मिलता है। जड़ें कहाँ से मिलेंगी? भारत बर्मा युद्ध के बारे में पढ़िए, एंग्लो बर्मन वॉर्स के बारे में देखिए, वहाँ के शासन किस तरीके से पैटर्न के तौर पर बदले, अंग्रेजों के जाने के बाद क्या परिवर्तन आए, वो सब आपको इतिहास में पढ़ने को मिलेगा। और उस इतिहास को फिर IR से आप कनेक्ट कर दोगे। IR से कनेक्ट करोगे तो इंडिया की इकॉनमी उसमें कनेक्ट हो जाएगी, इकॉनमी कनेक्ट करोगे तो पॉलिटी कनेक्ट हो जाएगी। तो ये सब इंटरकनेक्टेड रहेगा। तो इतिहास को एज अ सेपरेट सब्जेक्ट आप ना लें, आप इतिहास को बहुत अच्छी तरीके से, मतलब करंट के साथ कई जगहों पर आप इसको जोड़ करके देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक दो जगहों पर जोड़ सकते हैं, कई जगहों पर आप जोड़ सकते हैं। नेपाल में आज राजशाही की मांग की जा रही है वापस से लोकतंत्र को समाप्त करके। तो नेपाल के पूरे इतिहास को आप देखिए, आपको प्रॉब्लम समझ में आएगी कहाँ है, किस तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। उत्तर भारत और दक्षिण भारत की आज की जो पॉलिटिक्स है हमारे यहाँ भारत के अंदर, उसको समझने का प्रयास कीजिए। हम हमेशा समागम की बात करते रहे प्राचीन समय में, और आज उसी संस्कृति को मेल मिलाप करने का प्रयास लगातार भारत का जारी है। तो हर जगह से इतिहास में भी आपको देखने को मिलेगा कि हिंद महासागर सामरिक महत्व कितना ज्यादा रखता था, और आज उसी को लेकर के इंडियन ओशन को लेकर के कितनी पॉलिसीज अक्रॉस द वर्ल्ड बनती हैं, कितने गुट बनते हैं, कितने ग्रुप बनते हैं, वो सब उसी इंपॉर्टेंस की वजह से बनते हैं। तो हर जगह आपको इतिहास की प्रेजेंस देखने को मिलेगी, हिस्ट्री की प्रेजेंस देखने को मिलेगी, एंशिएंट टू मॉडर्न, हर जगह। तो हमें करना क्या होता है, इतिहास को डिवाइड करना है, क्योंकि इतिहास आज का नहीं है, हमेशा का है, बहुत पुराना है। तो जो जैसे हम लोग बचपन में करते थे, कोई मोटी किताब होती थी तो उसको सेक्शन वाइज डिवाइड कर लेते थे, तो वैसे ही एक बड़ा विषय है, निस्संदेह ये एक बहुत बड़ा विषय है। इस बड़े विषय को भागों में आप बांटिए, अपने इंटरेस्ट के जोन में आप इसको डिवाइड कर लीजिए, और डिवाइड करके आप इसको पढ़िए। एंशिएंट मेडीवल अलग कर दीजिए, मॉडर्न अलग कर दीजिए, आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन अलग करें, मॉडर्न क्या नाम है वर्ल्ड हिस्ट्री का पोर्शन आप अलग करें। इनफैक्ट इसको भी आप चाहें तो अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, अगर आपको ये भी बड़े बड़े दिख रहे हैं। ऐसे एंशिएंट और मेडीवल को अलग कर दीजिए, आर्ट एंड कल्चर को अलग कर दीजिए। जैसे मॉडर्न में आप चाहें तो उसको भी डिवाइड कर सकते हैं कि बिफोर 1857 का पोर्शन अलग पढ़ लीजिए, आफ्टर 1857 का पोर्शन अलग पढ़ लीजिए। एक आप इस तरीके का डिवीजन भी कर सकते हैं कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को आप अलग से पढ़ें, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस को आप अलग से पढ़ें। जो भी आपको कन्वीनियंट लगता हो, जो भी आपको सुविधाजनक लगता हो, उस तरीके से आप इसको डिवाइड करके पढ़ें, लेकिन पढ़ना पूरा चाहिए। प्रीलिम्स में आर्ट एंड कल्चर बेस्ड जो है क्वेश्चन आने लगे हैं अब बहुत ज्यादा, प्राचीन इतिहास से संबंधित क्वेश्चन बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से आने लगे हैं।
अगर आप मेंस में अगर आप बात करते हो तो मेंस में अगर आप देखोगे तो हमेशा से 2 से 4 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस हमेशा बनी रहती है। 10 नंबर और 15 नंबर के मार्क्स जो है वो हमेशा उससे पूछे जाते हैं जीएस पेपर 1 में। इनफैक्ट अब जो ट्रेंड चेंज हो चुका है वो ऐसा है कि एक प्रश्न जो बनता है उस प्रश्न में कई डायमेंशंस लिए जाते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी को मिला करके पता चला एक क्वेश्चन बन गया, तो भले ही वो क्वेश्चन पॉलिटी का था, अब आप उस हिसाब से जीएस पेपर 2 की तरफ उसको ले जाइएगा, लेकिन पता चला उसमें भी इतिहास का कोई ना कोई तड़का लगा हुआ है। तो आपको कई सारे सब्जेक्ट्स में सपोर्ट वहां पर मिल रहा होता है हिस्ट्री का। तो हिस्ट्री को सिर्फ हिस्ट्री के अंक पाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ना पढ़ा जाए, हिस्ट्री को अन्य सब्जेक्ट जो हैं, विषय जो हैं, उनके साथ इंटरकनेक्टिविटी बनाने के लिए, उनके साथ तारतम्यता बनाने के लिए पढ़ा जाए। क्योंकि ओवरऑल आपको विषय की जानकारी होनी चाहिए। विषय से अंक कमाना ये आपका उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य है कि आपको पूरे विषय की जानकारी हो। यूपीएससी आपसे कंप्लीट एक ज्ञान की अपेक्षा रखती है, विषयगत ज्ञान की अपेक्षा केवल उसकी नहीं है, आप देखेंगे तो। और इन्हीं सब अप्रोच के साथ हमारी पूरी टीम आपको तैयार कराती है और आपके लिए बैचेस जो है वो उपलब्ध कराती है। ऐसा ही एक बैच शुरू हो चुका है अप्रैल का इवनिंग बैच है, शाम के समय का बैच है, हिंदी मीडियम का। और इसमें एक नया हम लोग यहाँ पर एक नई उपलब्धि इसमें जो है शामिल कर रहे हैं, या नई फीचर्स जो है इसमें हम कह सकते हैं कि शामिल कर रहे हैं। इसको हम लोग डायमंड बैच के नाम से इसको जाना जा रहा है। डायमंड फैसिलिटी है। डायमंड के अलावा इसमें आप देखेंगे प्लैटिनम फैसिलिटी भी है और गोल्ड फैसिलिटी भी है। तो बेसिक फीचर्स जो हैं इसके सबके अलग अलग हैं, लेकिन कंप्लीट फीचर्स के साथ में जो पैकेज है दैट इज डायमंड। और उसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा जब आप विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे, और ये सिर्फ विरद लाइव कोड के इस्तेमाल से ही मिलेगा, ये भी ध्यान रखें। किसी भी तरीके से आप कोई कह रहा हो कि यार ये मेरा कोड लगा लोगे, मैं अब जो कोड बता रहा हूं आपको वो आपको कोई असिस्टेंस भी प्रोवाइड करा रहे हो, तब भी आप कहिए कि हमें लगाना विरद सर का ही कोड है। क्योंकि जब आप एक फैकल्टी के साथ जुड़ते हैं तो आप जब तक आपका बैच रहेगा तब तक आप उस फैकल्टी से अटैच रहते हैं। आपको जो असिस्टेंस जो मिलती हैं वो बेहतर से बेहतर मिलेंगी, फैकल्टी भी आपको अच्छे तरीके से पहचान पाते हैं। आफ्टर ऑल उनके साथ जितना टच बनेगा उतना बेहतरीन टच किसी के साथ नहीं बन सकता। दूसरी बात यह है कि मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आपको फैकल्टी कोड से अधिक मैक्सिमम डिस्काउंट कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो आपको ये कोड लगाना है विरद लाइव, और कहीं से भी अगर कोई चेंजेस आने की बात कर रही है तो इमीडिएटली आपको हमें कांटेक्ट करना है। जो मेरा कोड है ना विरद लाइव, जो ये मेरा कोड है, इसी कोड के साथ आप मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम में कनेक्ट कर सकते हैं। आप इसी नाम से टेलीग्राम या इंस्टाग्राम में सर्च कीजिए तो आप मुझे मिल जाएंगे, और अपनी प्रॉब्लम वहां पर बताइए कि सर ऐसी बात की जा रही है, तो आप मुझे तुरंत बताइए, मैं आपको एक्स्ट्रा असिस्टेंस जरूर दिलाऊंगा वहां पर, ठीक है। बाकी इसमें एक सबसे बड़ा फीचर जैसे डायमंड बैच का जो फीचर है वो ये है कि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लीजिए, आपकी पूरी फीस वापस हो जाएगी, फुल फी रिफंड हो जाएगा। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम इसमें उपलब्ध है, क्योंकि ये P2I बैच है, प्रीलिम से लेकर के इंटरव्यू तक इसमें उपलब्ध रहेगा। मासिक परफॉर्मेंस टेस्ट जो है आपको इसमें मिलेंगे। मंथ में हर महीने आपका एक टेस्ट होगा। उस टेस्ट में अगर आप एक अच्छी रैंक लेकर के आते हैं, अच्छी रैंक का मतलब फर्स्ट रैंक यहाँ पर अगर आप लेकर के आते हैं तो आपको 11,000 रुपए की पुरस्कार राशि मिलेगी। और अगर आप नहीं फर्स्ट रैंक ला पा रहे हैं, अच्छी रैंक्स वगैरह ला रहे हैं, तो रिकॉर्ड्स आपके सारे मेंटेन हो रहे हैं हमारे पास में। उनके अकॉर्डिंग जब आपका प्रीलिम्स का पेपर होगा तो अगर आपने अक्सर अच्छी रैंक लाए, टॉप 5 टॉप 10 में रहे हैं अक्सर आप, तो आपको प्रीलिम्स और मेंस में रेजिडेंशियल प्रोग्राम आपको निःशुल्क दिया जाएगा। आपको बस आना है, बाकी सारे खर्चे हम लोग उठाएंगे। यहाँ पर रहने, पढ़ने, लिखने, तैयारी करने का सबका सारी व्यवस्था हम करेंगे। तो ये आपका बैच शुरू होने वाला है। बैच की शुरुआत होने वाली है 11 अप्रैल से, बट वहां तक वेट मत कीजिए, जल्दी से जल्दी आप एनरोल हो जाइए, वरना फिर इसमें एडमिशन क्लोज किसी भी समय हो सकता है। तो 11 अप्रैल का बैच है, शाम 6 बजे से शुरुआत होगी। इसमें मैं आपको इतिहास पढ़ा रहा हूँगा, आप मुझसे इतिहास पढ़ेंगे और अन्य फैकल्टी से भी इतिहास पढ़ेंगे, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से, सुविधाजनक तरीके से सारी चीज़ें मिलेंगी। तो चलिए फिर मुलाकात करते हैं बैच में। आशा करते हैं कि आप सब लोग वहां पर उपस्थित रहेंगे। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।